अस्सलाम वालेकुम। क्या बात आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलें, सही है। अच्छा, आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो में जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। एक सेकेंड। तो नहीं, सही है। तो लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे थे, जो एक सेपरेट जो है वो टैक्स रेट्स गिवन है हमारे पास। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल, सॉरी, उसको बेच के जो है आपको कैपिटल गेन होता है, उसके लिए आपके लिए जो अलग एक सेपरेट ब्लॉक बनाया गया या अलग रेट्स दिए गए उसको हम डिस्कस कर रहे थे। सो हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो या तो वो ओपन प्लॉट्स की सूरत में हो सकती है या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह। जब मैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो इसमें मतलब ये है कि लैंड भी है और उसके ऊपर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई हुई है वो भी, उसकी भी बात हो रही है। या एक बहुत बड़ा कोई जो है ना वो बिल्डिंग है, उसके अंदर आपने सिर्फ एक फ्लैट खरीदा हुआ है, तो ये भी आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इन तीनों के लिए डिफरेंट रेट्स दिए गए हैं। ठीक है। हमने कहा कि ये रेट्स जो हैं ये आपके इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जितनी पुरानी होगी उसके ऊपर उतना टैक्स, जो गेन के ऊपर टैक्स होगा वो उतना कम लग रहा होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो ये कारोबार बना के बैठ जाते हैं कि उन्होंने प्लॉट या घर खरीदना है, और से कि हम आसानी के लिए रखते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, और उनको पता है कि इस जगह पे रेट बढ़ता है। ठीक है। तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब उनको 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का मुनाफा होने लगा, तो उन्होंने वो प्लॉट बेच दिया। अब उनकी यही प्रैक्टिस हो गई थी कि वो ये एक किस्म का कारोबार करना शुरू कर रहे थे, और वो कहते थे कि नहीं, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, ये तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, हमारा घर था हमने बेच दिया, तो इसको लेके जाते हैं हम कैपिटल गेन के अंदर। अच्छा, अब गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं भाई, आप अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करोगे ना, तो इसका मतलब ये कि आप एक किस्म का कारोबार करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस एक्सरसाइज को रोकने के लिए ये बता दिया गया कि जब आपने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया ना, खरीद के, ये होल्डिंग पीरियड क्या है, जिस डेट को आपने खरीदा और जिस डेट को बेचा उस पीरियड को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर ये होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम हुआ तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी कैपिटल गेन हुआ। अच्छा, ये जितने पे बिक रहा है उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, हमने तो कैपिटल गेन लेना है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम कैपिटल एसेट इसको समझ रहे हैं, तो इसकी कंसिडरेशन जो रिसीव हुई उसमें से लेस कर देनी है कॉस्ट, तो जो कैपिटल गेन हुआ आपका उसके ऊपर ये टैक्स 15% गवर्नमेंट लगा रही है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा चलो, अगर आप कम से कम इतनी जहमत कर लो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे तक उसको अपने पास रखो, तो ये टैक्स हम कम करके 12.5% कर देंगे, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में हम 10% कर देंगे, और फ्लैट के केस में हम 7.5% कर देंगे। अब ये जो है, ये क्यों है कि डिफरेंट रेट्स हैं तीनों एसेट्स के लिए? देखो, ओपन प्लॉट भी एक किस्म का, आपको हो गया कल को आपने उस पर घर बनाना है। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी क्या है, आपने घर बनाया हुआ है। फ्लैट क्या है कि आपके पास एक जगह जहाँ पे आपने रहना है। तो इन तीनों के लिए डिफरेंट रेट्स क्यों है? ये डिफरेंट रेट्स के पीछे जो मुझे लॉजिक समझ आती है वो ये है कि ओपन प्लॉट, आप खाली प्लॉट लेके बेचना आपके लिए आसान है, तो गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करना चाह रही है कि ओपन प्लॉट के ऊपर जरा टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा रखो। ठीक है। ताकि जिसने भी बेचना है ना, जरा उसको टैक्स, अगर वो बार बार बेच रहा है तो उससे टैक्स तो ज्यादा वसूल करे ना, उसको टैक्स देते हुए भी थोड़ा सा आइडिया हो गया, यार अब मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है। और लोग जो कारोबार भी करते हैं ना, ये ज्यादा प्रॉपर्टी का, वो यही कर रहे होते हैं, ओपन प्लॉट लेके उसको खरीद के बेच रहे होते हैं। सो ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली काम हो रहा होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जो काम ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है इसके ऊपर जरा टैक्स रेट भी बढ़ा के रखते हैं, पैसा ज्यादा जमा होगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है ये दूसरे नंबर पे। यहाँ पे अगर कोई बंदा पूरा घर बना के बेच रहा है, ठीक है, तो उसको एक जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, उसके बाद घर कंप्लीट होगा तो वो बेचा करेगा, या खरीदा, तो खरीदता ही वो घर है बना बनाया और उसको बेच रहा होगा, तो गवर्नमेंट उसको कहेगी कि हो सकता है ये रहने के लिए इसने खरीदा, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। तो अगर इसने 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजार लिया है तो यार इसको थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं। प्लॉट के ऊपर 12.5 है, तो चलो कंस्ट्रक्टेड घर के ऊपर हम इससे 10% ले लेंगे कैपिटल गेन के ऊपर।
फ्लैट्स तो छोटे से पोर्शन होते हैं, आपने लिया हुआ है, आप हो सकता है इस वजह से आपने टेम्परेरी बेसिस के ऊपर फ्लैट लिया होगा, कल को किसी घर में शिफ्ट होना है तो फ्लैट आप बेच रहे हो, कोई मसला नहीं है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो आप सिर्फ 7.5% दे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि अगर आपने 2 साल गुजार लिए हैं बट तीसरा साल वहां पे नहीं हुआ, मतलब आपकी होल्डिंग पीरियड जो है वो एक्सीड कर गया है 2 सालों से, लेकिन एक्सीड अभी तक नहीं किया 3 साल के, इसका मतलब है 2 साल से ऊपर लेकिन 3 साल से कम, तो ओपन प्लाट के केस में आपने कैपिटल गेन के ऊपर 10% टैक्स दे देना है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में 7.5 दे देना है, और फ्लैट के केस में आपको छूट है। अब इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हो कि अगर आपके पास फ्लैट है, आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा, टैक्स प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से या टैक्स के लिहाज से, जब आप उसको 2 साल से ज़्यादा अरसा अपने पास रख लोगे तो आपका टैक्स ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप उसको बेच सकते हो आज़ादी से, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी कैपिटल गेन वाली इनकम, ठीक। फिर आपको गवर्नमेंट कहती है कि ये फ्लैट की तो कहानी खत्म होगी ना, ये तो 2 साल आपने रखना है, उसके बाद आपको ये एग्जाम्प्ट है। फिर आपने अगर 3 साल गुजार लिए उसको अपने पास रखे हुए और चौथा साल अभी नहीं गुजारा, तो ओपन प्लॉट के केस में 7.5 है, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में 5 है। और अगर आपने 4 साल से ऊपर गुजार लिया लेकिन अभी 5 साल नहीं हुए, तो ओपन प्लॉट के केस में 5% है, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में भी कहानी खत्म, एग्जाम्प्ट हो गया। फिर यहाँ पे बताया गया है कि 5 ईयर से ऊपर गुजार लिया लेकिन अभी तक 6 साल नहीं हुए, तो 2.5% दे देना कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स, और अगर ये 6 साल से ऊपर हो गया तो ये भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। आई थिंक ये आपको चीज समझ आ गई होगी। ये यहाँ तक अगर समझ आ गया तो मुझे बताओ, फिर मैं इसको मजीद कॉम्प्लिकेट करता हूँ। मुबीन, आपको समझ आ गई है बेटा? ओके। ये जितनी कहानी अभी मैंने आपको सुनाई है ना, ये जो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे थे ना, वो इतनी ही कहानी के ऊपर जो है वो सारा ये कवर कर रहे थे। बट हुआ क्या कि इस साल, ठीक है, ये आई थिंक जून के बाद से एक बजट आया जिसके अंदर एक जो है ना अमेंडमेंट्स की गई, वो फाइनेंस एक्ट के साथ इसमें भी अमेंडमेंट कर दी गई। उसमें ये कहा गया कि ये जो सारा आपने अभी तक पढ़ा है ना, ये टेबल, ये टेबल जो है ये अप्लाई होगा उस केस में जहां पे आप डिस्पोज कर रहे हो, बेच रहे हो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी थी बिटवीन 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2024, मतलब 2024 से पहले आपने जो खरीदी है ना, उसके ऊपर तो ये टेबल एप्लीकेबल होगा, ये अप्लाई होगा टेबल। अब बात ये आती है कि 30 जून 2024 के बाद से आज की डेट में अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, ठीक है, और आज से 2 साल बाद उसको बेच रहे हो, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, ठीक है। जो 30 जून 2024 से पहले खरीद ली उसके ऊपर तो हमें समझ आ गई ना कि ये वाला ही टेबल अप्लाई होना है। लेकिन जो हम 30 जून के बाद खरीद रहे होंगे, फ्यूचर में जाके अगर 1 साल बाद बेचते हैं, 6 महीने बाद बेचते हैं, 2 साल बाद बेचते हैं, तब उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, क्योंकि आज हम जिस डेट पे बैठे हुए हैं, आज हम 30 जून के बाद बैठे हुए हैं, तो बहुत से लोगों ने हो सकता है 1 जुलाई को प्लॉट खरीदे हों और आज वो बेच रहे हो, वो आपके पास एडवाइस लेने के लिए आ जाए, तो आप बीइंग टैक्स कंसल्टेंट, आप ये पढ़ किस लिए रहे हो, टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए पढ़ रहे हो ना, आप टैक्स के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हो, आप उसको क्या बताओगे कि सर आपने 30 जून के बाद खरीद लिए, लेकिन मुझे अभी तक इतना ही समझ आता है कि 30 जून के पहले वाली प्रॉपर्टी के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है ना वो स्लैब रेट्स का दिया गया स्केड्यूल, वो लगता है। 30 जून के बाद वाली प्रॉपर्टी के ऊपर ना आपकी गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया है कि भाई हर वो प्रॉपर्टी जो आप डिस्पोज करोगे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक्वायर किया आपने आफ्टर 1 डे ऑफ जुलाई 2024, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगना है, उसके ऊपर अब ये 15% फिक्स कर दिया गया है अगर वो बंदा फाइलर है, ठीक है। चाहे वो 10 साल अपने पास प्रॉपर्टी रखे, चाहे एक दिन रखे, अब उसने हमेशा 15% ही देना है। देखो ऊपर वाले में क्या था कि आपको अगर 1 साल के अंदर बेचे हो तो 15% देना था, उसके बाद वो कम होता जा रहा था कि जितना अर्सा आप अपने पास रखते थे प्रॉपर्टी, उस अरसे के बाद आपको जो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना वो भी रेट कम होता जाता था।
लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2024 के बाद से अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली तो जब मर्जी उसको डिस्पोज करो, ठीक है, जब मर्जी डिस्पोज करो। अगर आप फाइलर हो तो आपने 15% देना ही देना है फिक्स। और अगर आप नॉन फाइलर हो, मतलब आप रिटर्न फाइल नहीं करते अपनी, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपका जो है ना कैप रेट जो है वो 15%। अब ये कैप रेट 15% क्या होता है इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको मजीद हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते। बस आपने इतना याद रखना है कि जिसने 30 जून से पहले पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी तो वो जब बेचेगा तो उसके ऊपर ये वाला टेबल अप्लाई हुआ करेगा, ठीक है। और जिसने 30 जून के बाद 2024 के बाद जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जब वो बेचेगा तो हम ये उससे पूछेंगे भाई आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। अगर आप फाइलर हो तो फिर आपको 15% देना है, और अगर आप नॉन फाइलर हो तो कैप रेट आपके ऊपर 15% लगना है। ठीक हो गया। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने कहा कि भाई ये कहानी खत्म है, ओपन प्लॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी फ्लैट्स, इस कहानी को खत्म करो, सीधा सीधा इसको फ्लैट एक ही रेट रखते हैं 15%, ठीक है, वही लगेगी। जैसे फ्लैट सेल नहीं लगी होती कुछ दुकानों के ऊपर, हर चीज के ऊपर जो है वो 15% सेल है, इसी तरह आप हर किस्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो 15% का कैपिटल गेन के ऊपर आपने टैक्स देना है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये टेबल आपने याद कर लेना है। अब जरा आगे चलते हैं। अब ये एक एग्जांपल कर लेते हैं अभी। अच्छा, फाइलर और नॉन फाइलर में डिफरेंस ये होता है, देखो हम, जो भी बंदा टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा रहा होता है ना, ठीक है, वो करवा कैसे रहा होता है, वो हर साल ना से 30 सितंबर को ना एक वेबसाइट ओपन करता है, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है से www, जो भी है, आईरिस उसको हम कहते हैं, आईरिस उसका नाम है वेबसाइट का। आईरिस ओपन करने के बाद अगर तो उसका पहले एनटीएन नहीं बना हुआ, एनटीएन का मतलब पता है ना, एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर जो है, ठीक है, ये अगर तो उसका एनटीएन नहीं बना हुआ तो वो पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो उसका जो, अगर तो वो इंडिविजुअल है लाइक हम लोग जैसे हैं, उसका जो सीएनआईसी होगा ना, यही उसका एनटीएन बन जाता है, ठीक है। अब ये उसके पास एनटीएन आ गया, उसको एक लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा, जैसे फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स का होता है, लॉगिन पासवर्ड होता है, एक पिन होती है, सेम यहाँ पे आयरस का भी दे दिया जाएगा। अब उसने हर साल क्या करना है, यहाँ पे जाके जो हम अभी सीख रहे हैं ना कि हमने ऐसे ऐसे वर्किंग करनी है, वो उसने यहाँ पे ऑनलाइन जो है ना फिल करने के बाद उसका एक टैक्स निकल आएगा, से 500 का टैक्स निकल आए। ये टैक्स उसने जमा करवा के ये सबमिट कर देना है। अगर उसने सबमिट कर दिया तो वो क्या समझा जाएगा, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर चुका है। तो ऐसा बंदा जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो उसको हम कहेंगे प्यार से फाइलर। और ऐसा बंदा जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता उसको हम कहेंगे भाई तुम नॉन फाइलर हो। क्लियर? चलें, अब हम ये एक एग्जांपल करते हैं, ये प्रीवियस टेबल जो हमारे पास गिवन था उसकी बेस के ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मिस्टर जॉन सीना ने जो है ना वो डिस्पोज की है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि था एक ओपन प्लॉट, आफ्टर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर, ठीक है। उसने आपको खुद ही बता दिया कि 2.5 ईयर्स उसने होल्ड किया था, ठीक है। अब हमें डेट इरेलीवेंट होगी तकरीबन फिलहाल कि 2.5% जो है, अगर तो उसने परचेज करके बेचा है 30 जून से पहले पहले तो कहानी खत्म। हाँ, उसके बाद अगर इसने खरीदा था और 2.5 क्या उसको 10 ईयर भी हो जाए तो उसके बाद के लिए हमारे लिए मसला है, क्योंकि हमने उसके ऊपर 15% फ्लैट लगाना है अगर जॉन सीना साहब जो है वो एनटीएन होल्डर है और फाइलर। अच्छा, इट वॉज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1 सितंबर 2022। इसका मतलब ये है कि 2024 से पीछे पीछे की कहानी है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, हमें वो टेबल से देखना पड़ेगा।
एंड इट इज सोल्ड फॉर 1,50,000, ठीक है, कैलकुलेट टैक्स पेएबल। बच्चों अब इस पूरी क्वेश्चन की नरेशन के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं। नंबर वन, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि इसके ऊपर तो एक सेपरेट ब्लॉक लगता था, इसके लिए तो अलग रेट्स बताए गए हैं। तो क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, या फ्लैट है? तो हमें उसने बता दिया कि ये ओपन प्लॉट है, तो कहानी यहाँ पे समझ आ गई। अब बात अगली आती है कि इसने इसको कब खरीदा? क्या 30 जून के बाद 2024 के बाद खरीदा या उससे पहले खरीदा? तो हमें आंसर मिला उससे पहले खरीदा। अगर बाद में खरीदा होता तो फिर ये ओपन प्लॉट की कहानी खत्म हो गई थी, ओपन प्लॉट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग या फ्लैट की कहानी खत्म हो गई थी। फिर हम फाइलर और नॉन फाइलर की तरफ आते, लेकिन ये खरीदा गया उससे पहले, सो ये रेलेवेंट है कि ओपन प्लॉट खरीदा। अगर ये इसने उससे इस टाइम से पहले खरीदा था तो हमें पता है कि डिफरेंट स्लैब रेट्स गिवन है डिफरेंट होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। तो होल्डिंग पीरियड कितना था वो भी हमें बता दिया गया, 2.5 ईयर था, ठीक है। अब हमें चाहिए कैपिटल गेन, ताकि हम उस टेबल को देखें और उसके ऊपर वो जो है ना वो अप्लाई कर सकें रेट। सो कैपिटल गेन हमने निकालना सीखा था। कैपिटल गेन कैसे निकलता था? ए माइनस बी। ए क्या होता था भैया आपका? ए होता था कंसिडरेशन जो आपको मिली है, जो आपको मिली है जब आपने प्रॉपर्टी बेची। तो वो कितनी मिली है? वो आपके पास है 1,50,000। बी क्या होता था? वो होती थी कॉस्ट, तो जितने का आपने खरीदा है वो कितना है? 1,00,000। तो कितना कैपिटल गेन आ गया? 50,000। अब 2.5 साल का अरसा उसने अपने पास होल्ड किया है। 2.5 साल के अरसे के ऊपर कौन सा रेट लगेगा वो देखते हैं। ओपन प्लॉट था, ठीक है। एक तो पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई इसमें फॉल करता है, क्या ये एक्वायर हुआ है बिफोर 30 जून 2024? तो बिल्कुल इससे पहले हुआ है, इसमें फॉल करता है। फिर हमने देखना है क्या ये ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट है? तो ये ओपन प्लॉट है, ये इसमें चले गए। फिर हमने देखना है कि 2.5 साल उसने अपने पास रखा, इसका मतलब है एक्सीडिंग 2 ईयर्स, होल्डिंग पीरियड एक्सीडिंग 2 ईयर्स बट डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, तो इसमें चला गया। तो कितने परसेंट इसके ऊपर टैक्स लगेगा? 10%। तो आ जाओ वापस। ये हमारा जो था वो कैपिटल गेन था। इसके ऊपर हम अगर टैक्स लगा दें 10%, तो कितना आ गया आपका टैक्स पेएबल? सॉरी, क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? 5 के बिल्कुल सही है मानो। मुबीन आपको भी समझ आ गई है? बेटा गेन के ऊपर ही मुबीन टैक्स लगता है, चैप्टर का नाम ही कैपिटल गेन है। देखो कितनी गलत बात होगी कि आप उससे इसके ऊपर टैक्स ले लो। ये 1,50,000 से, उस बेचारे ने पहले ये प्रॉपर्टी भी तो खरीदी थी 1,00,000 की। तो ये सारे का सारा उसको फायदा तो नहीं हुआ। वो कहेगा यार मुझे, आपने इनकम टैक्स लेना है ना, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये इनकम टैक्स है ना, ये इसका नाम ही इनकम टैक्स है। वो कहेगा यार मेरी इनकम की बात करो ना, आप मेरी सेल के ऊपर पैसे ले रहे हो कि भाई मैंने कितना लिया, आप मेरी इनकम पे बात करो। मेरी इनकम 1,50,000 तो नहीं है, मेरी इनकम तो है कि जितने का मैंने बेचा है उसमें से जितना मैंने पहले खरीदा था कॉस्ट वो निकालो, तो ये मैंने कमाया है ना, ये मेरी इनकम। तो ये कमाए के ऊपर लगना है, ठीक है, रिसीविंग के ऊपर नहीं लगते टैक्स। तो इसको हमने हमेशा, सर सिर्फ गेम पर निकालना वो वर्किंग वगैरह थे। एक सेकंड में मैसेज कर लूँ यार आपको मुझे। यार आप देख के कैलकुलेट करोगे ना, तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे कोई जो है ना वो फिगर अपने पास लिखते हुए या वर्किंग देख के करते हुए को थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होगी ना, तो आप जब आंसर सीधा लिखोगे ना तो एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि इसने क्या किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए माइनस बी वाला असूल लिखोगे तो उसको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि इस बच्चे को इस चीज का पता है कि ये कैपिटल गेन निकलता कैसे है। हाँ बेचारे से गलती से यहाँ पे एक सिफर लेस लग गया, कम लग गया,
तो आंसर चेंज आ गया, लेकिन वो आपको इस स्टेप के मार्क्स देगा। लेकिन आप सीधा सीधा अगर हवा में यहाँ पे ये लिख दोगे ना, तो अगर खुदा ना खास्ता ये गलत आया, तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो आपने स्टेप्स पहले किए हैं वो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है मुबीन, ओके आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने, आपको याद हो ना, तो हमने एक छोटा सा जो है वो टेबल सा बना लिया था, जिसके अंदर हमने कैटेगरी 1 रखी थी और कैटेगरी 2 रखी थी और एग्जाम एसेट रखे थे। और हमने कहा था कि इनका गेन जो है वो कैसे ट्रीट करना है और इनका लॉस कैसे ट्रीट करना है। याद है ये? ठीक है। अब वो जो हमने कैटेगरीज बनाई थी और वो जो हमने गेन और लॉस की ट्रीटमेंट की बात की थी, अब वही चीज़ हम जो है ना वो यहाँ पे करने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे अब हम सेक्शन के रेफरेंस से। ठीक है। अब हम कहने लगे हैं कि भाई जो डिडक्शन ऑफ लॉसेस है इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, वो कैसे करनी है, मतलब लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है। तो लॉसेस के बारे में बताया गया है, फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉर अ टैक्स ईयर अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, लेकिन लॉस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन वेयर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये एग्जाम्प्ट की बात की गई है, जो हम एग्जाम्प्ट एसेट्स की बात नहीं कर रहे थे कि जिनकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी। पहले कहा गया जेनेरिक बात की गई है, जनरल रूल। ठीक है, जनरल बात की गई है। जनरल बात ये की गई है कि जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होगे, तो वहां पे आपको इजाजत है, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, कि आप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो अपने गेन में से। लेकिन फिर उसकी एक एक्सेप्शन बता दी है। एक्सेप्शन कहता है कि लॉस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन वेयर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। चार्जेबल का मतलब क्या है कि उसको इनकम अगर नहीं समझा जा रहा, तो उसका लॉस भी आप नहीं उसमें से डिडक्ट कर सकते। फिर बात आती है कि लॉस ऑन डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेटेड एज पर फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा था गेन कैसे कैलकुलेट होता है, ए माइनस बी। ए को हमने क्या रखा था, कंसिडरेशन। बी को क्या रखा था, कॉस्ट। ठीक है, याद है? अब जब हमने लॉस कैलकुलेट करना है ना, तो हम लॉस इसी तरह कैलकुलेट किया करेंगे। ए को कंसिडरेशन रख के माइनस कर देंगे बी को कॉस्ट को, तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर कॉस्ट ज्यादा हुई और कंसिडरेशन कम रिसीव हुई। लेकिन आपका जो कानून है वो कहता है कि जब लॉस आ रहा हो ना, तो थोड़ा सा चेंज कर लो, कॉस्ट बना लो ए को, ठीक है, और कंसिडरेशन बना लो बी को, ताकि जब ए में से बी लेस करो तो आंसर नेगेटिव ना आए, आपके पास लॉस की एक पॉजिटिव वैल्यू आए। समझ आ रही है? बात वही है, सिर्फ उसने ए बी को आगे पीछे कर दिया है ताकि लॉस नेगेटिव ना शो हो। बाकी उसमें कोई वो मसला नहीं है। ये क्लियर है बच्चों? इसमें तो कोई एतराज नहीं है, किसी बच्चों का एतराज तो नहीं है इसमें कि ये क्यों कर दिया, कि पहले तो एक कंसिडरेशन होता था, अब एक को कॉस्ट कर दिए। मुबीन, क्लियर है आपको? ठीक है, अगर वो लिखने की हद तक आपसे पूछेगा कि भाई बताओ कि लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप काइंडली ये कर लेना कि लॉस के केस में ए को क्या कर लेना, कॉस्ट कर लेना, बी को क्या कर लेना, कंसिडरेशन कर लेना। ठीक है, जब गेन का पूछे तो ये कंसिडरेशन है, ये कॉस्ट, ये जो है आपकी कॉस्ट है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो देखो हमने अपना मेन फॉर्मूला ही वही लेना है, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। हाँ, नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो जाहिर सी बात है लॉस है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो गेन है, तो उससे कोई मसला नहीं, लिखने की हद तक करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉस्ट कंपोनेंट ए इन सबसेक्शन विल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच इज डिडक्टेड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है।
ये बेसिकली वो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, अब आपका कंपोनेंट ए बन गया कॉस्ट। जब हमने पिछली दफा पढ़ा था गेन के वक्त तो आपका कंपोनेंट बी कॉस्ट था, ठीक है। तो तब हमने बी के बारे में ये पढ़ा था कि कॉस्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज शामिल ना करना जो किसी और हेड ऑफ इनकम के अंदर आपने शामिल कर ली है, या वो जो लिस्ट जो इनकम फ्रॉम बिजनेस की लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ बुरे खर्चे हैं, अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो वो भी आपने क्या करना है, कॉस्ट में शामिल नहीं करना। अब ये वही बात सेम रिपीट हो रही है, ठीक है। ये समझ आ गई बच्चों, ये वही पुरानी बात हो रही है। ये हम पुराना पढ़ चुके हैं, उस टाइम हमने कैपिटल गेन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि कोर्स के अंदर ये दो चीजें शामिल ना करना। अब हमने पढ़ा है कि कैपिटल लॉस अगर आपका आ जाए तो उसमें जो कॉस्ट होगी उसमें ये दो चीजें शामिल नहीं करनी, ये डिटो वही चीज है, रिपीट हो रही है, ठीक है। हाँ, मुबीन इधर एक कॉस्ट होगी, सेम है बिल्कुल। बस इसमें दोबारा रिपीट की गई है क्योंकि कोस्ट की पोजीशन चेंज हो गई है, पहले कोस्ट बी हुआ करती थी, अब वो कोस्ट ए कर दी इन्होंने लॉस के टाइम। अच्छा, अब एक और स्पेसिफिक बात कर देगी कि नो लॉस शैल बी रिकग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स नेमली। तो ये वो सारी लिस्ट जो है जो हमने कैटेगरी बी कही थी, सॉरी किधर चली गई, कैटेगरी बी कही थी, उसमें जो लिस्ट थी हमने वहां पे टेबल के अंदर पढ़ लिया था कि इनके ऊपर लॉस एडजस्ट करने की इजाजत नहीं है। तो अब आपको वो टेबल अगर याद हो तो हमने उस टेबल में कहा था कि कैटेगरी वन जो है उसकी इनकम पे भी कैपिटल गेन, उसकी इनकम को कैपिटल गेन समझा जाएगा, उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा, उसके जो है ना वो इनकम चार्जेबल होगी, और जो लॉस होगा वो भी एडजस्ट होगा, ठीक है। फिर हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी जो कि ये वाले थे एसेट्स, इनका हमने कहा था कि बिल्कुल इनकम चार्जेबल होगी इसकी, लेकिन इसका लॉस एडजस्ट नहीं होगा, इसके लॉस को डिडक्ट नहीं कर सकते हम। फिर हमने तीसरा पढ़ा था एग्जेम्प्ट एसेट्स, ना उनकी इनकम चार्जेबल है ना उनका लॉस जो है वो डिडक्टेबल है। क्लियर? यहाँ तक हमने कहानी खत्म कर ली। अब हम आ जाते हैं एक नई दुनिया की तरफ। पहले ना मैं ये सारी डेफिनेशन आपके सामने रख दूं, फिर बात करते हैं, ठीक है। अब आज हम एक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि ये डेफिनेशन यहाँ पे लिंक होती है। वैसे हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ना है जहाँ पे चैप्टर के अंदर डेफिनेशन है, ठीक है, से मैं उसको चैप्टर 5 कहता हूँ। उस चैप्टर के अंदर सारी डेफिनेशन है, उसमें हमने सारी डेफिनेशन पढ़नी है, उसमें ये दो डेफिनेशन भी शामिल है। बट ये दो डेफिनेशन आज आपको पढ़ाना जरूरी है ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। हमने एक एग्जांपल की थी अगर आपको याद हो, जब हमने ये वाले वो टेबल पढ़ा था ना कि कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और एग्जाम्प्ट एसेट्स का, उसके बाद हमने एक फौरन से एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स देखे थे, अनलिस्टेड प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स देखे थे, कुछ ये वाले जो कैटेगरी टू थी उसके आइटम्स बेच रहे थे, उसके ऊपर गेन लॉस कैलकुलेट किया। वो हमने पूरी एक एग्जांपल डिटेल में की थी। वहां पे दो चीजें थी, ठीक है, एक वहां पे प्राइवेट कंपनी आ रही थी, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी आ रही थी, ठीक है। मैंने आपको तब वो स्किप करवाया था, मैंने कहा ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आज हम उस स्टेज के ऊपर हैं कि अब हम उसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में आगे इसको पढ़ेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, ये सारा डिस्कस करने से पहले कंपनीज एक्ट आप लोगों ने पढ़ लिए? मुबीन आपने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा? अच्छा कोई बात नहीं, मानूर आपने पढ़ लिए? कंपनी एक्ट से मुराद सॉरी कंपनी लॉ जो है आपका बिजनेस लॉ वगैरह वो पढ़ लिया ना आपने? 2017, हाँ जी, कंपनी एक्ट 2017 सही है। बेसिकली मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या आपने वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है? ये पढ़ लिया आपने वहाँ पे? डेफिनेशन पढ़ ली है? मुझे आसान अल्फाज में ना प्राइवेट कंपनी, चलो जहाँ पे भी पढ़ी है आपने, मुझे ना आसान अल्फाज में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की ना दोनों डेफिनेशंस लिख के यहाँ पे मैसेज में जो है ना वो सेंड करो।
प्राइवेटली ओन्ड कैसे होती है मुबीन? सही है मानूर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स जो है वो आम पब्लिक में बेचे जा सकते हैं, ट्रेड हो सकते हैं और आम लोग उसको खरीद सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो पब्लिक लोगों को ना, मतलब आम पब्लिक को वो ऑफर नहीं कर सकते अपने शेयर, अगर हम सिंपल रखें। मुबीन, आप भी यही क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही है। चलो अब डिस्कस करते हैं। हमारा जो कंपनीज लॉ है ना, वो ये कहता है कि दो तरह की कंपनीज होंगी, एक प्राइवेट होगी एक पब्लिक होगी। जो पब्लिक है वो ऑफर कर सकती है और बेच सकती है शेयर टू जनरल पब्लिक। ये वाले ऑफर नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को, प्राइवेट वाले। ठीक है। मतलब आसान करें तो प्राइवेट क्या होगी कि यार 10-20 लोग मिलके ना खुद ही अपना काम कर रहे हैं, वो किसी को बाहर ऐसे ही बुला के ये नहीं कह सकते कि आप हमारी कंपनी के अंदर जो है ना वो शेयर्स खरीद लो हमारी कंपनी के। उनको एक पूरे प्रोसीजर से गुजर करना पड़ता है, और अगर आप वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो उनको पहले अपनी कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ेगा। लिस्ट होने के बाद वहां पे ट्रेड होगी और वहां से उनके शेयर्स पब्लिक खरीद सकेगी। सो प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स के लिए ऑफर नहीं कर सकती और जनरल पब्लिक उसके शेयर्स नहीं खरीद सकती। इस तरह के कोई भी उठ के आए और कहे कि मुझे अपना शेयर दे दो, ऐसा नहीं होता। जबकि पब्लिक कंपनी क्या है, जिसके शेयर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है। और वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहे होंगे तो लोग उसके खरीद सकते हैं और वो ऑफर कर सकते हैं जनरल पब्लिक। अच्छा, यहाँ तक ना एक और चीज भी है। ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और नॉट लिस्टेड भी हो सकती है, ये भी पता है। लॉ के मुताबिक ये लिस्टेड का मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है ये लिस्ट हुए हुए हैं इसके शेयर्स, और ये वहां से खरीदे बेचे जा सकते हैं। नॉन लिस्ट जो लिस्टेड है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसके शेयर्स अभी जो है वो लिस्ट नहीं हुए, लेकिन ये कंपनी ऑफर कर सकती है पब्लिक को, इसके नाम में ही पब्लिक है। कर नहीं रही ये अलग बात है कि इसके अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए हैं शेयर्स या नहीं हुए, ये अलग बात है। कर सकती है। बट ये जो होती है प्राइवेट कंपनी, ये तो कर ही नहीं सकती। अगर इसने करना है जनरल पब्लिक को जो है ना वो ऑफर शेयर्स को, तो इसको पहले पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने लॉ की बात कर। अब हमारा लॉ अलग है, उनका लॉ अलग है। हम भी एक कानून पढ़ रहे हैं, वो भी एक कानून पढ़ रहे हैं। आपके जो टीचर आपको कंपनीज लॉ या बिजनेस लॉ पढ़ा रहे होंगे वो अपने कानून के तहत पढ़ा रहे होंगे। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो एक कानून है, हमारा लॉ है, मैं उसके मुताबिक पढ़ा रहा हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती। ठीक है। सो ये डेफिनेशन तो आप लोगों को याद करना बहुत ही आसान है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती, तो वो प्राइवेट कंपनी। ठीक है। तो ये तो होगी सिंपल बात। अब बात आ जाती है कि ठीक है, अब जरा बताओ ना कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो पब्लिक कंपनी को अब आपने समझना है। अब यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है वो बिल्कुल डिफरेंट आपको नजर आएगी इस वाली पब्लिक कंपनी से। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर पब्लिक कंपनी होगी उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो उनको पूरा करती है तो उसको समझा जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी है। इनमें से किसी कंडीशन पे भी अगर वो पूरा उतरती है तो वो पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। सबसे पहली कंडीशन है, अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस कंपनी के अंदर 50% शेयर्स जो हैं एटलीस्ट हेल्ड किए हुए हों,
तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। कि हमने लॉ के अंदर नहीं पढ़ा, वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे पब्लिक कंपनी होने का मतलब क्या था कि आम पब्लिक को आप शेयर्स बेच सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं भाई अगर ऐसी कंपनी जो जनरल लोगों को शेयर्स नहीं बेच सकती, लेकिन उस कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम कि वो क्या है? पब्लिक कंपनी। ठीक है बच्चों। मुबीन, आपको समझ आ रही है? ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है वो, अ कंपनी विच इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। मतलब अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने भी किसी कंपनी में 50% शेयर्स रखे हैं, तो हम कहेंगे ये भी क्या है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है। अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये मुश्किल बात है, अब इसको समझना है। ये कंपनी है आपकी, ठीक है, से हम कहते हैं मुबीन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ये आपकी कंपनी है। आप मेरे पास आए हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? आप कहते हो कि सर मेरी कंपनी जो है ना वो प्राइवेट है। मैं कहूँगा कैसे? आप कहोगे भाई कंपनी एक्ट में मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मेरे हर जगह पे लिखा हुआ है मैं प्राइवेट हूँ। मैं कहूँगा अच्छा नहीं, मुझे कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि हम टैक्स के कानून को देखने जा रहे हैं, तो मुझे कुछ और क्वेश्चन पूछने। मैं आपसे पूछूंगा क्या आपकी कंपनी में किसी और फॉरेन कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर तो नहीं है? तो मुबीन कहेगा हाँ बिल्कुल, एक और कंपनी है। ठीक है। से हम उसको कह लेते हैं ABC, जो है ना वो प्राइवेट लिमिटेड, को बाहर की कंपनी है, ये चाइना की कंपनी है। इसने मेरे कंपनी के 60% शेयर्स जो हैं वो खरीद रखे हैं। क्या मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूँ कि मुबीन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये पब्लिक कंपनी है? क्या मैं यहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो मुबीन। आप भी बताओ मानो कि कोई और चीज़ भी देखूंगा मैं। हाँ, मैं इससे पूछूंगा अच्छा ठीक है, ये एक बाहर की फॉरेन कंपनी थी, इसके तुम्हारे पास 50% से ज्यादा शेयर है, मुझे ये बताओ ये जो ABC कंपनी है, क्या ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी तो नहीं है? मतलब चाइना की गवर्नमेंट ने इसके 100% शेयर्स तो नहीं खरीद रखे? अगर मुबीन कहेगा यस, इसके सारे के सारे शेयर्स किसने ओन किए हैं? गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो फिर मैं कहूंगा कि मुबीन प्राइवेट लिमिटेड क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। और अगर ये 90% भी हुए तो बेशक यहाँ पे जो मर्जी हो, मैं कहूंगा कि अब मुबीन की कंपनी जो है वो क्या नहीं है? पब्लिक कंपनी नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। एग्जाम्पल ये है कि चाइना गवर्नमेंट ओन कर रही है 100% शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी एक्स। एक्स कंपनी ओन 70% शेयर्स इन कंपनी क्यू। वेदर कंपनी क्यू इज considered to be as a public company? Yes, because Q company is a company in which 70% of shares are held by foreign government, sorry foreign company, and which is owned by a foreign government. So ये क्या बनेगी आपकी? जो है वो बन जाएगी पब्लिक कंपनी। तो आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं। आपने, ये आपकी कंपनी है से ए, ये बी कंपनी है, आपने इसकी इसमें शेयर होल्डिंग देखनी है। क्या ये 50 से ऊपर है? अगर ये 40 में होता, 40% होता, और ये ऊपर वाली जो चाइना था, इसने बेशक बी को 100% ओन किया होता, लेकिन बी के आप में 50% से कम होते तो आप प्राइवेट कंपनी ही कहलाते, पब्लिक ना बनते। ठीक है। और जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अगर ये 60% है और ये 100% है, तो अब आपकी ए कंपनी जो है वो पब्लिक है। अगर ये 80% है और ये 90% है, तो अब भी आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। सो आपने एक ये चीज़ देखनी है, फिर एक ये चीज़ देखनी है, उसके बाद आपने बताना है। क्लियर बच्चों?
मनोज, अगर 50% फॉरेन कंपनी ओन कर रही है तो भी वो शर्त क्या है कि जो फॉरेन कंपनी है वो ओन्ड बाय क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट, मतलब वो सारी की सारी गवर्नमेंट की कंपनी है। अगर वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है तो चाहे वो जो मर्जी शेयर्स खरीद ले, 99% पे खरीद ले, तो हमारी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी। हमारी कंपनी के लिए शर्त क्या है कि एक फॉरेन कंपनी एटलीस्ट 50% खरीद ले, उससे ऊपर है तो अच्छी बात, कम से कम 50% उसके पास शेयर हो, और वो जो फॉरेन कंपनी है वो गवर्नमेंट ओन्ड, तो फिर काम चलेगा। ठीक है मानू। अच्छा, ये बात होगी, उसके बाद ये एक बात थी, ठीक है, जिसमें हमने गवर्नमेंट्स की बात कर ली, लोकल या फॉरेन गवर्नमेंट की बात कर ली। अब आ जाते हैं इस पॉइंट को। अब हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है, अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन टैक्स ईयर। तो कहता है किसी भी टाइम आपकी कंपनी के शेयर बिके हों, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी टाइम, तो आप जो है वो समझे जाओगे पब्लिक कंपनी। लेकिन अब यहाँ पे एंड है, एंड लेकिन एक और शर्त साथ पूरी करनी पड़ेगी। अब ये एक पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट के अंदर ये है कि उसके दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पूरे होंगे तो पॉइंट बी हमारा फुलफिल होगा। वो कहता है रिमेन लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज एट लास्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब आखिरी दिन भी आप लिस्टेड रहो, और आपके लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे किसी भी दिन पूरे साल में आपकी ट्रेड हुई, चाहे 30 जून को ट्रेडिंग नहीं हो रही है आपकी शेयर्स की, लेकिन कहीं जनवरी में आपकी ट्रेडिंग हुई थी, और आखिरी दिन आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, तो आपकी कंपनी क्या समझी जाएगी, पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। ठीक है। और लास्ट है, अ यूनिट ट्रस्ट हुज शेयर्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक। सो ये तो सिंपल है। अब हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, हमारे पास पॉइंट हैं चार। ए, ठीक है, ए के बाद ए बी, फिर बी, और फिर सी। ये चार पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी कंपनी किसी एक पॉइंट को भी फुलफिल कर गई पूरी तरह, वो कंपनी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है। और इस पॉइंट का तो सिंपल था कि 50% से ज्यादा शेयर अगर आपके अपनी गवर्नमेंट के पास हो तो पब्लिक कंपनी। इसका क्या था कि अगर बाहर की कोई सॉरी गवर्नमेंट है, उसने आपके 50% से ज्यादा शेयर ले लिए तो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है। और अगर कोई फॉरेन कंपनी ने ले लिए, लेकिन वो कंपनी क्या होनी चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट की ओन होनी चाहिए, और उसने 50% से ज्यादा ले लिए, तो फिर भी आपकी क्या है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बेसिस के ऊपर किसी कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, तो नंबर वन, उसके शेयर्स ट्रेड हुए हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किसी भी टाइम, चाहे 5 मिनट के लिए हुए, 10 मिनट के लिए हुए, एक दिन के लिए हुए, और वो आखिरी दिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। और लास्ट क्या है, यूनिट ट्रस्ट है, जिसके जो यूनिट्स हैं वो वाइडली जो है ना वो पब्लिक को दस्तयाब हों। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछ। हाँ, हमारे शेयर, ये दो कंडीशंस है मानो, दो कंडीशन। एक कंडीशन ये है कि हमारी कंपनी में कम से कम 50% शेयर तो फॉरेन कंपनी के हों। और दूसरी कंडीशन ये है कि फॉरेन कंपनी बेसिकली ओन्ड ही गवर्नमेंट की तरफ से हो। देखो, होगा क्या, एक कंपनी बाहर से आई है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, वो नजर ये आ रहा है कि यार ये फॉरेन कंपनी ने हमारे शेयर्स 50% से ज्यादा खरीदे हुए हैं, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली नजर आ रहा होगा। आप बेसिकली उन सबको पब्लिक बनाना चाह रहे हो जिनके अंदर आपकी गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट है, और अच्छा खासा इंटरेस्ट है। अगर 50% से ज्यादा शेयर्स कोई आपके खरीद लेता है ना, तो डिसीजन मेकिंग वो कर रहा होता है आपकी। ठीक है। तो हम पब्लिक कंपनी उसको कह रहे हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी के 50% से ज्यादा अगर तो शेयर्स हैं, तो इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होगा वहां पे, वो हमारी गवर्नमेंट कर रही होगी, तो वो पब्लिक कंपनी कराएगी। या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कौन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा, वो होगी फॉरेन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, तो हम उसको भी पब्लिक कंपनी बना दें। फिर हमने एक और कहा कि अगर के हमारी कंपनी के अंदर किसी फॉरेन कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो फॉरेन कंपनी है ना, वो गवर्नमेंट तो नहीं लग रही हमें,
लेकिन अगर उसको 100% किसी गवर्नमेंट ने खरीदा हो तो भाई फिर भी हमारी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होगा, वो बाहर की गवर्नमेंट कर रही होगी। तो उसको भी पब्लिक में लेके आना। अगर हमारी कंपनी के शेयर्स किसी ने बाहर की कंपनी ने खरीदे हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि उसने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे हैं। अगर वो 50% से ऊपर चले गए तो फिर मामला क्या है, पब्लिक की तरफ आ रहा है। फिर ये कंफर्म करो कि वो कंपनी क्या 100% ओन तो नहीं है गवर्नमेंट से। अगर तो 100% ओन है तो आप पब्लिक कंपनी कहलाओगे, अगर वो 100% ओन नहीं है तो फिर आप नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो दोनों चीजों का आपने देख। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क देने लगा हूँ। पता नहीं अब ये पिक्चर क्लियर आएगी कि नहीं आएगी। मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, इसमें कुछ रेट्स चेंज करने हैं, मैं इसलिए नोट्स अभी आपको नहीं दे रहा। इसकी पिक्चर ले लो आप लोग, इस स्लाइड की पिक्चर ले लो, इस डेफिनेशन की पिक्चर ले लो। ठीक है, जब पिक्चर ले लो तो बताना मुझे। मुबीन आपने ले ली है? रीडेबल भी होना, आप लोगों को याद भी रहे कि क्या पढ़ा है। मुबीन, क्लियर नहीं आ रही है आपको ये पिक्चर? यार पिक्चर ले लो आप लोग, मैं कोशिश करूंगा ये वाला खाली स्लाइड का याद जितना पड़ा है। बस ठीक है, ये सारी की बुक्स में यही लिखा होगा, आप वहां से कर लेना। ये बेसिकली तो लॉ की ही वर्डिंग है, तो सेम ये वही होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। आप देना ये क्वेश्चन जो है, इसकी पिक्चर ले लो आप। ये क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करना। 4 पॉइंट्स, कल हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप अपनी वर्डिंग बता दो कि ये कानून ये कहता है, मतलब इनकम टैक्स लॉ जो है वो ये कहता है, सेक्शन ये कह रहा है। बस वही काफ़ी है, सेक्शन का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो किसी को भी याद नहीं होता, हम लोग भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, तो वो आपने याद नहीं करना, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ये 4 पॉइंट्स बच्चों, इसकी पिक्चर ले लो। तो उसके बाद फिर छुट्टी है आप लोगों को। कल इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ले लिए पिक्चर? मुबीन, मानूर, आपने पिक्चर ले लिया तो मुझे डन करो ताकि चले। ओके, चलो अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।